नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। अर्थात पिछली कक्षा में हमने अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था और उन अभिक्रियाओं के माध्यम से हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था और उनके जो अन्य उदाहरण थे उनके बारे में पढ़ा था। जैसे संयोजन अभिक्रिया के दौरान हमने ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के जो उदाहरण पढ़े। इसके अलावा हमने पढ़ा कि श्वसन क्रिया भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसके साथ ही हमने वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन आदि के बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा कि जो प्रकाशीय वियोजन के दौरान सिल्वर ब्रोमाइड के जो वियोजन की अभिक्रिया है उसका उपयोग हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर भी करते हैं। साथ ही हमने देखा कि जो विस्थापन अभिक्रिया थी उसमें अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर देता है और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया थी उसके अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है। एक अणु दूसरे अणु को विस्थापित करके दोनों एक दूसरे के स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और इस अभिक्रिया में हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवा के देखा। तो जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ में जाके सोडियम क्लोराइड बना लेता है और बेरियम सल्फेट के साथ में बेरियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है और इससे एक अवक्षेप प्राप्त होता है और अवक्षेप प्राप्त होने के कारण इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया नाम दिया गया। इसके साथ ही हमने पिछली कक्षा का समापन किया था। आज हम आपके लिए इस कक्षा में एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। मतलब हमारे दैनिक जीवन में इन अभिक्रियाओं का काफी महत्व है। देखिए, हम मनुष्य जीवन में या हमारा जो जीवन है या कोई भी हम ऐसे बात करें कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं में कहीं ना कहीं प्रत्येक घटना में, सामान्यतः हर घटना में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं का विशेष महत्व माना गया है। इन अभिक्रियाओं के बिना कोई भी घटना होना संभव नहीं है। तो अधिकतर घटनाएं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं पर आधारित होती है। तो हम आज उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर इन अभिक्रियाओं का उपयोग कहाँ-कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है और ये कहाँ पर ये लाभप्रद होती है, कहाँ पर ये हानिकारक होती है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। परंतु विशेष बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया कैसे कैसे होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम केवल उपचयन और अपचयन के दो ही कारणों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो ऑक्सीजन में वृद्धि और कमी के बारे में, एक हाइड्रोजन में वृद्धि और कमी के बारे में कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब क्या होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है और हाइड्रोजन में कमी होती है तो क्या होता है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो रहेगा यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में वृद्धि एवं कमी के आधार पर उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, किसके आधार पर, ऑक्सीजन में वृद्धि एवं कमी के आधार पर उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो देखिए, ऑक्सीजन में यदि वृद्धि होती है तो सीधी सी बात है क्या होगा, उपचयन। क्यों? क्योंकि उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण भी है। क्या है? ऑक्सीकरण। तो उपचयन को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, अपचयन को अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन भी हम इनको कह सकते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी, देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं, ऐसी या फिर ऐसी, इसको ऐसे लिखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी रासायनिक अभिक्रिया
किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन या ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन की कमी होना देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन तथा ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, किसकी वृद्धि होना? ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है, जिसे हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, तथा ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। जैसे में हम देखते हैं कि जैसे हम क्या उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे कोई ऐसा उदाहरण लेना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो। तो देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं 2Cu कॉपर, और कॉपर को हमने क्या दी? ऑक्सीजन। क्या दी? ऑक्सीजन। तो बताओ क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये बढ़ जाएगा, यहां लिखता हूं तापन। तापन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ऑक्सीजन मिलने पर क्या होता है? दहन होता है। तो यहाँ तापन, तो क्या बन जाएगा? 2CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यहां लिख देता हूं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का निर्माण यहां पर होता है। देखिए, तो और Cu का मतलब होता है कॉपर, O का मतलब ऑक्सीजन, और 2 का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कॉपर के मिलने से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूं। देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन मिली और मिलने पर इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन। क्योंकि कॉपर में किसकी वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, ऐसी अभिक्रिया लेते हैं जिसमें क्या हो? अपचयन। तो देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं अपचयन का उदाहरण लिखता हूं, तथा देखिए, अब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? हाइड्रोजन। जो कॉपर ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन से, हम इसमें उसको वापस अपचयन में बदलना चाहें, मतलब ऑक्सीजन को वापस निकालना चाहें, ऑक्सीजन की कमी करना चाहें, तो किसको डालेंगे? हाइड्रोजन को प्रवाहित करते हैं। जब हाइड्रोजन को प्रवाहित करेंगे और यहां पर भी क्या करेंगे? इसको ताप प्रदान करेंगे, गर्म इसको करेंगे। तो देखते हैं, हम क्या देखेंगे कि जो कॉपर है वहां से ऑक्सीजन निकल गई, कॉपर अकेला बच गया, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे, जल का निर्माण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जल का निर्माण कर लेंगे। तो बताओ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो बताओ यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड से
ऑक्सीजन निकलने के पश्चात सिर्फ कॉपर बच रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि एवं कमी के आधार पर उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब तो होता है उपचयन, जिसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, तथा यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? अपचयन होता है, जो हमने यहां पर देखा है। नेक्स्ट अगली स्लाइड में चलते हैं और अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के योग व टॉपिक डालता हूं मैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि एवं कमी के कारण, कमी के आधार पर, कमी के आधार पर उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। देखिए, हाइड्रोजन की वृद्धि एवं कमी के आधार पर उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो उपचयन व अपचयन अभिक्रिया होती है, ये चार आधार पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि और कमी के आधार पर, हाइड्रोजन की वृद्धि और कमी के आधार पर, विद्युत ऋणी तत्व की कमी वृद्धि और कमी के आधार पर, और विद्युत धनी तत्व की वृद्धि और कमी के आधार पर, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी व वृद्धि के आधार पर भी हम 5 प्रकार से हम उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को परिभाषित कर सकते हैं। आपको केवल 2 से याद रखना है, क्योंकि प्रश्न सीधा ये बनेगा उपचयन व अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। यदि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कमी और वृद्धि के आधार पर देंगे तो आपके उस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका नुकसान है। बस लिमिटेड पढ़ो, जितना आपको एग्जाम में मिल जाए, जो एग्जाम में दिखने के लिए आपको लिए पर्याप्त हो, केवल उतना ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की वृद्धि एवं कमी के आधार पर उपचयन व अपचयन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में हाइड्रोजन में वृद्धि होना, या हम इसको ऐसे करें, हाइड्रोजन की वृद्धि होना, अपचयन, हाइड्रोजन उल्टा हो गया। देखिए, वहां ऑक्सीजन में वृद्धि को उपचयन बोलते थे, यहाँ हाइड्रोजन में वृद्धि को अपचयन बोलेंगे। तो हाइड्रोजन की वृद्धि होना अपचयन, तथा हाइड्रोजन की कमी होना, हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है।
क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अंतर है। हाइड्रोजन में वृद्धि में तो उपचयन, सॉरी, ऑक्सीजन में वृद्धि में तो उपचयन होता है, जबकि हाइड्रोजन में वृद्धि में अपचयन होता है। तो आपको दोनों को उल्टा याद रखना है। ऑक्सीजन की वृद्धि तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा कि जहां वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो जो ऑक्सीकरण हो जाएगा या उपचयन हो जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी से अपचयन हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन की वृद्धि से अपचयन हो जाएगा और हाइड्रोजन की कमी से उपचयन हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण लिखते हैं जैसे जैसे अब जैसे में हम इसका उदाहरण लिखते हैं, तो देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन में वृद्धि का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम वापस एक बार जो अपना जो ये देखिए अपचयन का जो उदाहरण था इसी को लेते हैं। तो यहां पर देखिए हम लिखते हैं CuO प्लस H2। बताओ किसकी वृद्धि हो रही है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। यहां मैं लिख देता हूं तापन। बताइए किसकी वृद्धि हो रही है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन की वृद्धि होने से देखिए क्या हुआ, यहां पर तो बढ़ गया कॉपर और इधर आ गया H2O। अब आप लोग कहोगे सर कॉपर में से तो ऑक्सीजन निकली, इसलिए इसका तो अपचयन हुआ है, हाइड्रोजन की वृद्धि से अपचयन कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन मिल रहा है। ऑक्सीजन के साथ में कौन मिल रहा है? हाइड्रोजन मिल रहा है। और हाइड्रोजन के मिलने के कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ से ये ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? H2O। इसलिए इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। आगे बात समझ में, क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, या हम कहें उपचयन अपचयन या इनको नाम एक और है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। देखिए उपचयन अपचयन मतलब जहां एक ही अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और उसका अपचयन भी हो रहा है, क्या कहलाती है? उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, या इनको हम उपापचयी अभिक्रिया भी कहते हैं। उपापचयी जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो। तो यहाँ पर तीन नाम आपके आ सकते हैं, उपचयन अपचयन, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर उपापचयी अभिक्रियाएं। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? तो देखिए इन अभिक्रियाओं में दो अभिकारक होते हैं, एक का ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है, दूसरे का अपचयन होता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। तो यहाँ पर परिभाषा भी क्या हो जाएगी, देखिए परिभाषा लिखते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित देखिए यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उन्हें उपचयन
अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए परिभाषा है, यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन्हें हम उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब एक अभिकारक का तो उपचयन होगा जबकि दूसरे अभिकारक का अपचयन होगा। इसके लिए हम फिर से वही उदाहरण लेते हैं जो हमने अभी अपचयन में लिखा था। जैसे देखिए CuO प्लस H2 और इससे क्या बन रहा है? कॉपर प्लस H2O। देखिए इस अभिक्रिया के दौरान आपको यह देखना है कि किस पदार्थ का तो उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो आपको परिभाषाएं दोनों याद रखनी है। ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन की कमी अपचयन, हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन, हाइड्रोजन की कमी उपचयन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? सबसे पहले बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड में से देखिए यहां से कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं तो आगे जाके कॉपर कहां है? ये रहा। कॉपर ऑक्साइड से यहां पर देखने पर हमें ऑक्सीजन गायब मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? अपचयन। यहाँ पर क्या हो गया बताओ? अपचयन। तो बताओ अपचयन किसका हुआ? किसका अपचयन हुआ है बताइए? यहाँ पर अपचयन हुआ है किसका? कॉपर का। किसका अपचयन हुआ है? कॉपर का, क्योंकि हाइड्रोजन भी किस में मिल रहा है? कॉपर ऑक्साइड में। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ जिससे हमें क्या मिला? कॉपर मिला। केवल कॉपर का अपचयन नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न अभिक्रिया में अपचयन किसका हुआ है? कॉपर का हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ है, या H2O का हुआ है, या H2 का हुआ है। ऑप्शनल आपके 12-13 क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चन में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको इस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया दे देंगे और प्रश्न पूछेंगे, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में बताइए किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है या किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो उसमें फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे CuO कॉपर ऑक्साइड, H2 कॉपर और H2O। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर ऑक्साइड से बन रही है कॉपर। क्या बन रहा है? कॉपर। मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयन किसका होगा? कॉपर ऑक्साइड का, ना कि कॉपर का। किसका होगा? कॉपर ऑक्साइड का। बात करें कि यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है तो देखिए हाइड्रोजन के मिलने से, हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन किससे मिल रही है? हाइड्रोजन से मिल रही है। ऑक्सीजन किससे मिल रही है? हाइड्रोजन से। या हाइड्रोजन में किसकी वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन की, जिससे क्या बन रहा है? जल। तो बताओ ऑक्सीजन की वृद्धि होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। तो बताओ कैसी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि उपचयन और अपचयन दोनों साथ में चल रही है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम कैसी अभिक्रियाएं कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं, मैं लिख देता हूं तथा एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का मैंने एक उदाहरण ले लिया। जिंक ऑक्साइड में मैंने कार्बन मिलाया। क्या मिलाया? कार्बन। और कार्बन के मिलाने से अब मैंने देखा कि जिंक तो अकेला बच गया और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है, परंतु कैसे है इसको हम समझेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या दे रखा है? सबसे पहले तो ये है जिंक ऑक्साइड। क्या है ये? जिंक ऑक्साइड है। ZnO, Zn का मतलब जिंक होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है। जब धातु के साथ में ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलेंगे जिंक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का जो है कार्बन के मिलाने से जिंक, देखिए इसका इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि जिंक अकेला रह गया, इससे क्या निकल गई बताओ? इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। जिंक ऑक्साइड में से बताओ क्या निकली? ऑक्सीजन निकल गई है। ऑक्सीजन निकल गई है तो निकलने को हम क्या बोलते हैं? अपचयन। ऑक्सीजन में कमी को क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं।
अब फिर से एक प्रश्न यहीं पे मैं आपसे पूछता हूं, बताइए अपचयन किसका हुआ है? कौन अपचयित हुआ है? जिंक हुआ है या जिंक ऑक्साइड हुआ है? जिंक ऑक्साइड अपचयित हुआ है, ना कि जिंक। फिर देखिए कॉपर किसके साथ मिल गया? ऑक्सीजन, मतलब कॉपर में किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? उपचयन। तो यहां लिख देंगे कि ये क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है कि उपचयन कैसे होता है और अपचयन कैसे होता है। तो ये जो रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण है, ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। आगे चलते हम और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार। सॉरी, देखिए टॉपिक डालता हूं मैं, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के, चयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, इनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं इनके माध्यम से हो सकती है। उपचयन के माध्यम से किस किस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो हो सकती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो उपचयन अभिक्रियाएं होती है, ये वस्तुतः हर प्रकार की जो घटनाएं होती है उनके अंदर उपचयन अभिक्रियाओं की भूमिका अहम होती है। जैसे कि हम आपसे बात करते हैं, जैसे मान लो हम देखते हैं कि हम किसी लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ देते हैं, कुछ समय पश्चात, महीने 2 महीने साल भर पश्चात हम उस लोहे की वस्तु को देखते हैं तो उस पर एक लाल रंग की भूरे रंग की परत आ जाती है। कैसी परत आ जाती है? लाल रंग की भूरे रंग की एक परत आ जाती है। ठीक है, तो उस परत को देखने पर हमें लगता है, जब हम उसको रगड़ते हैं किसी, जैसे या फिर क्या कहते हैं उसको, कपड़े से, या फिर हम और कोई ऐसी वस्तु से रगड़ते हैं उसको, जिसे तो रगड़ने पर हमें पता चलता है कि वो जो लोहा है वो बुरादे के रूप में बदल गया है और भूरे रंग का एक बुरादा बन गया है और वो वहां से लोहा जो है नष्ट हो गया है। तो इस लोहा नष्ट हुआ है, किस कारण से हुआ है? तो देखिए खुले में जब हमने लोहे की वस्तु को रखा तो वह ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आई। ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने से उस पर जो भूरे रंग की परत चढ़ी, उस परत को नाम दिया गया जंग। क्या नाम दिया गया? जंग। तो जंग उसके ऊपर आ गया है, जिसके कारण वो लोहे की जो वस्तु है वो क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। तो ये किस कारण से हुआ है? उपचयन के कारण से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है? उपचयन। इसी प्रकार से हम देखते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं जो तेल के माध्यम से बनाई जाती है, तेलीय पदार्थों से बनी हुई जो खाद्य वस्तुएं होती है, वे कुछ समय पश्चात सड़ने लग जाती है या उनमें गंध आने लग जाती है, और गंध नहीं दुर्गंध आने लग जाती है। उस दुर्गंध के कारण हम उस घटना को हम कहते हैं विकृत गंधिता, अर्थात गंध का बदलना या गंध का विकृत होना विकृत गंधिता कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ जो तेलीय होते हैं, जैसे अचार हो गया या फिर जो मिठाइयां हो गई, कई ऐसी मिठाइयां जो तेल से बनती है, या कुछ ऐसे पदार्थ जो जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कुरकुरे वगैरह, ये सब चीजें तेलीय पदार्थों से बनी होती है। यदि इनको खुले में रख दें तो ये खाने योग्य नहीं रहती है। यदि इनको खाएंगे तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार होंगे जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए ऐसी कई घटनाएं हैं जो उपचयन अभिक्रियाओं के माध्यम से होती है। इन क्रियाओं के अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण जो घटना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संक्षारण। क्या पढ़ेंगे? संक्षारण। और संक्षारण क्या होता है? जैसा अभी हमने पढ़ा कि लोहे की वस्तु को बाहर रखने पर वह भूरे रंग की परत में बदल गई है, जिसे हम जंग कहते हैं। तो जंग लगना एक कैसी घटना है? संक्षारण की घटना है। मतलब धातुओं का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो यहां पर देखिए परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मतलब होता है नमी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी
या फिर जल के संपर्क में आ जाए। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, तब ये नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं, अर्थात संक्षारित होती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे, और जैसे के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लोहे पर जंग लगना। किस पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। सबसे पहली घटना ये लिखेंगे संक्षारण की, लोहे पर जंग लगना। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम चांदी को खुले में रख देते हैं तो चांदी पर भी एक काले रंग की परत आ जाती है। चांदी पर भी कैसी परत आ जाती है, काले रंग की। तो बताओ दूसरा उदाहरण क्या लिखेंगे, चांदी के ऊपर काली परत, हो गया, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर क्या होता है बताइए, तो तांबे के ऊपर हरे रंग की परत आती है। तो तांबे के ऊपर हरे रंग की परत आना। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत आना। और इसके अलावा हम देखते हैं जो कार या गाड़ियां होती है उनके जो ढांचे होते हैं वो गल जाते हैं। तो कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग आदि की क्षति या फिर आदि का नष्ट होना। तो देखिए क्या होता है संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास या तो अम्ल के संपर्क में आए या आर्द्रता के संपर्क में आए, तो ऐसी स्थिति में जो धातुएं हैं वो क्या होती है, नष्ट होने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण बताइए कैसे होता है, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत आना, और कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग आदि कुछ समय पश्चात नष्ट होने लगती है या क्षति होने लगती है। तो इन सभी घटनाओं को हम किसका नाम देते हैं, संक्षारण का नाम देते हैं। इस प्रकार से जो धातुएं नष्ट होती है, इसे नष्ट होने को हम संक्षारित होना कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारित होना कहते हैं। और इसके लिए एक प्रश्न ये भी बन सकता है, जैसे अगर मान लो आपसे कोई एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आपको अपने विवेक से देना है, क्योंकि प्रश्न में हमने लिखा है, देखो, अम्ल तथा आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी,
आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। नमी के संपर्क में, आदि के संपर्क में आने से धातुएं नष्ट होती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो बताइए, एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि यदि यदि कोई लोहे की वस्तु को हम यदि कोई लोहे की वस्तु को हम मरुस्थल और समुद्र के किनारे रखें, एक वस्तु मरुस्थल में रखें और एक वस्तु समुद्र के किनारे रखें, तो बताइए सबसे पहले कौन सी वस्तु संक्षारित होगी, मरुस्थल वाली या फिर समुद्र के किनारे वाली? अगर रेगिस्तान की बात करें, मरुस्थल या रेगिस्तान, एक वस्तु रेगिस्तान में रखिए, दूसरी वस्तु समुद्र के किनारे रखिए, तो बताइए सबसे पहले संक्षारित कौन सी वस्तु होगी, समुद्र के किनारे वाली या फिर रेगिस्तान वाली? तो यहाँ पर उत्तर होगा रेगिस्तान वाली वस्तु जल्दी संक्षारित नहीं होगी, जबकि समुद्र के किनारे जो वस्तु रखी होगी वह जल्दी संक्षारित होगी। इसका कारण यह है कि समुद्र के किनारे क्या है, आर्द्रता ज्यादा है, जबकि रेगिस्तान में तो बिल्कुल शुष्कपन है, सूखा है बिल्कुल, तो वहां पर जो वस्तु है संक्षारित होने में ज्यादा समय लेगी, जबकि समुद्र के किनारे वो जल्दी ही संक्षारित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आर्द्रता अधिक है। तो आपको ये कुछ विवेक से अपनी जो आंसर देने हैं कि कौन सी वस्तु जल्दी संक्षारित होती है, कौन सी वस्तु नहीं होती है। अब बात यह आती है कि यदि संक्षारण होता है धातुओं में, तो इनको रोकने का कोई उपाय? तो उस उपाय के लिए हम देखिए क्या करते हैं, या तो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण बनाते हैं और मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, जैसे स्टेनलेस इस्पात या स्टील हम जिसे कहते हैं, पीतल हो गया, स्टील हो गया, कांसा हो गया, ये ऐसी चीजें होती है। इनमें क्या है, दो या तीन धातुओं का मिश्रण होता है, जिससे ये नष्ट होने में अधिक समय लगता है, जल्दी से नष्ट नहीं होती है, संक्षारण से बचाती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि संक्षारण के उपाय क्या क्या है। टॉपिक डालता हूं, संक्षारण के उपाय। संक्षारण के उपाय, तो देखिए इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो इनके उपाय के लिए हम लिखते हैं, धातु से बनी वस्तुओं को धातु से बनी वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करना। क्या करना? पेंट। करते हैं नहीं करते हैं? लोहे की जो वस्तु होती है, दरवाजे खिड़कियां, हम उनको पेंट करते हैं, रंगते हैं, उनको रंगते हैं तो उनसे उन पर जंग नहीं लगता है, जंग से बचाव होता है। कूलर की जो बॉडी होती है वो भी लोहे की होती है, उनको भी हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, बिल्कुल उनको एशियन पेंट से रंग देते हैं, जिससे उसकी जो उम्र है वो लंबी हो जाती है, 4 से 5 साल तक वो टिका रहता है। अगर उनको पेंट नहीं करें तो साल 2 साल के अंदर उसमें, जब क्यों कूलर में पानी डालते हैं तो सीधी सी बात है उसमें आर्द्रता होगी तो जल्दी नष्ट हो जाएगा, इसलिए उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो सबसे पहला उपाय हो गया पेंट करना। पेंट करने के अलावा ग्रीज लगाना, ग्रीज लगाना। हम देखते हैं कि जो धातुएं होती है, जैसे बेरिंग होते हैं, उन बेरिंगों के मध्य जो छर्रे होते हैं उनके मध्य क्या लगाया जाता है, ग्रीज लगाया जाता है, एक चिकना पदार्थ लगाया जाता है, जिससे जो उनके जो गति होती है उन गति में, मतलब उसकी गति, घर्षण कम होता है और संक्षारण से बचाव रहता है। इसलिए कभी भी देखना, बेरिंग के अंदर जो छर्रे होते हैं, उन छर्रों में जो छर्रे होते हैं वो नष्ट बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हमेशा ग्रीज के अंदर लिपटे हुए रहते हैं। तो ग्रीस लगाना भी इसका एक उपाय हो सकता है संक्षारण का। फिर तेल में डुबोकर रखना, तेल में डुबोकर रखना। इसके अलावा यशद लेपन तथा यशद लेपन जैसे कई उपाय
कई उपाय किए जाते हैं, कई उपाय किए जाते हैं। देखिए, तो धातु से बनी वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना, तेल में डुबोकर रखना तथा यशत लेपन जैसे कई उपाय किए जाते हैं। अब ये सब तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये यशत लेपन समझ में नहीं आया होगा कि यशत लेपन क्या होता है। तो देखिए, यशत लेपन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, लोहे की वस्तु हो या कॉपर की वस्तु हो, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक चमकीले पदार्थ की एक परत चढ़ा दी जाती है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे हम यशत लेपन कहते हैं। जो हमारे जो जैसे जो छत की जो रेलिंग होती है बाहर की तरफ, वो रेलिंग, या फिर हम कहें जो अपनी जो बाउंड्री वॉल होती है उसके ऊपर जो रेलिंग लगाते हैं स्टील की, उसके ऊपर हमेशा देखना यशत लेपन होता है। अंदर लोहे की पाइप होते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उस पर जंग नहीं लगता है। तो यशत लेपन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए, टॉपिक डालते हैं यशत लेपन। यशत लेपन, देखिए क्या होता है यशत लेपन, परिभाषा लिखते हैं। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि यशत लेपन कहलाती है। देखिए, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है, यशत लेपन कहलाती है। आगे चलते हैं हम, और अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता। किसकी बात करते हैं, विकृत गंधिता। संक्षारण का टॉपिक कंप्लीट होता है और हम बात करते हैं विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता क्या होती है। देखिए, आपको एक विशेष बात तो याद रखनी है कि जो संक्षारण है ये भी कौन सी घटनाओं का उदाहरण है, उपचयन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। जबकि यहाँ पर विकृत गंधिता भी किसका उदाहरण हो जाएगा, उपचयन अभिक्रियाओं का ही उदाहरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब खुले में रखेंगे तो तेलीय पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीजन के संयोग से उपचयन अभिक्रिया होती है, उनके अंदर उपचयन अभिक्रिया होने के कारण उनकी जो गंध है उसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उन्हें हम विकृत गंधी पदार्थ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं कि वसायुक्त तथा, देखिए वसायुक्त, वसा का मतलब सीधी सी बात तेलीय पदार्थ या फिर कोई भी चिकने पदार्थ, तो वसायुक्त तथा तेलीय पदार्थ, तेलीय खाद्य सामग्री। देखिए, यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है वसा युक्त। वसा का मतलब कोई भी चिकना पदार्थ हो सकता है, चाहे वो घी से बना हुआ हो या वो तेल से बना हुआ हो या वनस्पति तेलों से बना हुआ हो। तो ऐसे कोई सा भी जो वसायुक्त पदार्थ है वो, और तेलीय खाद्य सामग्री मतलब जो तेल से बने हुए पदार्थ हो, वे सभी के सभी जो जितने भी खाद्य सामग्री है उनमें क्या होता है, यदि उन्हें हम लंबे समय तक खुले में रख देते हैं तो उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, गंध बदल जाती है, उनमें दुर्गंध आने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो देखिए, वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय
समय तक, लंबे समय तक रखी रह जाती है, रखी रह जाती है। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखी रह जाती है, तब उसका स्वाद व गंध बदल जाते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखी रह जाती है, तब उसका स्वाद व गंध बदल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता के लिए आपको इसकी पहचान कैसे होगी कि ये विकृत गंधी पदार्थ है या नहीं है, तो उसके लिए भी मैं एक लाइन लिख देता हूं। देखिए, वसा युक्त या तेलीय पदार्थ जो लंबे समय तक खुले में रह जाते हैं, वे क्या होते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं, इसलिए वे क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं। तो यहां लिख देता हूं, वसा युक्त या तेलीय पदार्थ, वसा युक्त या तेलीय पदार्थ लंबे समय तक खुले में रहने से उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं। प्रश्न आ जाए कि तेलीय या वसा युक्त पदार्थ, खाद्य पदार्थ विकृत गंधी क्यों हो जाते हैं? तो इसका कारण क्या है कि खुले में रखने पर लंबे समय तक जब तेलीय युक्त या फिर वसा युक्त खाद्य पदार्थ खुले में रह जाते हैं, तो वे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं। इस कारण से वे क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं। तो उपचयित हो जाते हैं, इसलिए वे विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं। तो अब विकृत गंधी हो जाते हैं, तो इनके उपायों के लिए देखिए, अब मैं कुछ बातों के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इसीलिए ये विकृत गंधी हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। इसीलिए कुछ घटनाएं मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लिखता हूं। देखिए, इन पदार्थों में उपचयन को रोकने
उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। देखिए, ऐसे जो पदार्थ होते हैं इनमें उपचयन ना हो, इसको रोकने के लिए क्या मिलाए जाते हैं? प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जिससे उपचयन की क्रिया धीमी हो और पदार्थ लंबे समय तक खाने योग्य बने रहे। ठीक है। इसके पश्चात सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है या फिर इनको वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जो मिठाई की दुकानें होती है, मिष्ठान की दुकानें होती है, उनमें जो मिठाइयां रखने के जो रैक होते हैं वो देखना आप, जो मिठाइयां रखने के बॉक्स होते हैं वो देखना बिल्कुल कांच या शीशे के बने होते हैं। तो उनके अंदर वायु अंदर नहीं जा पाती है, वायुरोधी होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि उनको उपचयन से बचाया जा सके, ऑक्सीकरण से बचाया जा सके, ताकि लंबे समय तक मिठाइयां खराब नहीं हो, इसीलिए उनको शीशे के अंदर रखा जाता है। आगे बात समझ में? तो या फिर इनको वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, जिससे उपचयन की गति उपचयन की गति धीमी हो जाए या धीमी रहे। देखिए क्या करते हैं, इसीलिए उपचयन के कारण भी विकृत गंधी होते हैं, इसीलिए इन पदार्थों में उपचयन को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? या तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, या फिर इनको वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, जिससे उपचयन की गति धीमी रहे। या फिर क्या किया जाता है? तीसरा पॉइंट लिखता हूं, यही कारण है कि, तीसरा कारण लिखते हैं हम, यही कारण है कि चिप्स बनाने वाली कंपनियां, या चिप्स बनाने वाले कर देते हैं, कंपनियां क्या, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें कम सक्रिय गैस क्या मिलाई जाती है? बताइए। नाइट्रोजन। कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन
भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो। देखिए, तो ये तीन उपाय किए जाते हैं उपचयन को रोकने के लिए ताकि विकृत गंधी ना हो। तो बताइए क्या क्या किया जाता है कि तेलीय पदार्थों को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उन पदार्थों में प्रतिऑक्सी कारक मिलाए जाते हैं ताकि उपचयन को रोका जा सके, तथा यदि ये उपाय न किया गया हो तो फिर उनको वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है जिससे उपचयन की गति धीमी रहे और पदार्थ लंबे समय तक खराब ना हो। या फिर हम देखते हैं कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां होती है वे चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ऑक्सीजन को तो हटा देते हैं और उसमें कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। इसीलिए आप देखना कभी भी जो चिप्स के पैकेट होते हैं वे फूले हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, फूले हुए। क्यों? क्योंकि उनमें उच्च दाब के साथ में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और अंदर क्या रहती है, सिर्फ नाइट्रोजन गैस, जिससे वे लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। क्योंकि उनमें ऑक्सीजन तो रहती नहीं है, नाइट्रोजन रहती है जो कम सक्रिय है, तो वह जो चिप्स होता है उसके साथ में उपचयन अभिक्रिया नहीं करती है, जिसके कारण से लंबे समय तक चिप्स खराब नहीं होते हैं। तो ये विकृत गंधीता को रोकने के उपाय हो गए। और इसके साथ ही आपका जो पहला पार्ट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। और हम अगली क्लास में पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। और इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। द स्मार्ट स्टडी जयपुर में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।